हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 फिनिश कर दिया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। तैयार हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 के लिए? चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो यहाँ पर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। शुरुआत करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों के सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा दैट इज डिफाइन करंट, है ना। डिफाइन करंट। तो करंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। बचपन में हमने पढ़ा था करंट का फॉर्मूला। आप लोगों ने 9th 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है ये चीज़। करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T। बोलो भैया, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये फॉर्मूला? हाँ, आई क्यों थी? आई क्यों थी? आई क्यों थी? तो आई बराबर Q/T। आज से कुछ सदियों पहले आपने पढ़ा था क्यों आई थी, याद है आपको? Q बराबर IT बताई थी, बोलो, है ना। T को नीचे ले आऊंगा तो आई बराबर Q/T हो जाएगा। ये और ये एक ही बात है, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को भैया? बोलो। तो करंट का फॉर्मूला अगर कोई हमसे पूछे तो हम उसे बता देंगे I बराबर Q/T। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? Q यहां पर चार्ज है और चार्ज को कूलाम में नापा जाता है। तो कूलाम T टाइम है, टाइम को सेकंड में नापा जाता है। किसी ने पूछ लिया करंट का यूनिट क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे कूलाम पर सेकंड। क्या बोलेंगे? कूलाम पर सेकंड। दैट इज द यूनिट ऑफ करंट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो करंट का यूनिट हो गया कूलाम पर सेकंड। इसके अलावा इसका एक दूसरा यूनिट होता है जो ज्यादातर यूज किया जाता है, दैट इज एम्पियर। क्या यूनिट होता है? एम्पियर। कैपिटल ए से डिनोट करते हैं हम लोग इसे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? ओके, अच्छी बात है। उसने मुझसे डेफिनेशन पूछा है कि डिफाइन करंट, करंट की डेफिनेशन बताऊं। तो सुने भैया, करंट की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन वैसे आप लोगों ने अच्छों की बना दी है ना, तो सुनते जाएं एक एक करके। मैं दुनिया भर की डेफिनेशन बोलूंगा करंट की, तो आप लोगों ने थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। क्लियर है? ध्यान से देखिए। सबसे पहला डेफिनेशन जो आप लोग 11th में भी काफी पढ़ के आए हैं, जहां पर भी टाइम का डिवाइड हो जाता है, जहां पर भी टाइम का डिवाइड हो जाता है, तो ये बात आपको 11th में बताई गई थी कि जहां पर भी टाइम का डिवाइड हो जाता है वहां एक वर्ड आ जाता है रेट। रेट, है ना। क्लियर है वंशिका? क्या आ जाता है? रेट। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे यार टाइम का डिवाइड हो रहा है, यानी वर्ड आ जाएगा रेट। और क्यू होता है चार्ज, है ना। करंट क्या है? चार्ज का फ्लो ही तो है। तो हम बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। क्लियर है? एक डेफिनेशन क्या हो गई? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। सीन समझ में आ रहा है आप लोगों को भैया? किसी ने पूछ लिया करंट क्या होता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये कोई कंडक्टर है, दिखाई दे रहा है आप सभी को कंडक्टर मैंने बोर्ड पे जो बनाया है? बोलो भैया, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के जो दो एंड्स हैं, दो सिरे हैं, इनके बीच में मैंने एक सेल लगा दिया, तो करंट फ्लो होता है। सही बोल रहा हूं? बोलो भैया, होता है कि नहीं होता? तो ये जो करंट हो रहा है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर के अंदर से हो रहा है। तो गौर से देखिए, करंट की डेफिनेशन मुझे बनानी है। तो डेफिनेशन बनाने के लिए मैंने टी बराबर क्या रख दिया? 1 सेकेंड। आपको मालूम है ना, किसी भी डेफिनेशन को बनाने के लिए हम चीजों को 1 1 1 मान लिया करते हैं। तो देखिए, टी बराबर 1 सेकेंड रख दूंगा, तो इसे ऐसे लिख दूं I बराबर Q/1। बोलो भैया, टी की जगह 1 चिपका दिया। यह सिंपल ऐसे भी लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू Q। भाषा समझ में आ रही है? अपॉन में 1 लिखना कोई जरूरी तो है नहीं। तो कोई पूछे करंट क्या होता है, तो करंट इज इक्वल टू द चार्ज विच इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। क्लियर? यानी किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में जितना कूलाम चार्ज फ्लो होता है, जितना चार्ज फ्लो होता है, उसे हम लोग करंट बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है बात सभी को? हाँ, किसी ने अगर पूछ लिया करंट की डेफिनेशन क्या है तो बता सकते हैं। एक डेफिनेशन तो होगी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। दूसरा हो गया द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड करंट। क्लियर? द चार्ज विच इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड करंट। क्लियर? यानी किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड करंट। ऐसे भी बोल सकते हो, करंट इज इक्वल टू द चार्ज, करंट इज इक्वल टू द चार्ज विच इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। चाहे जैसे बोल दो, बात एक ही है, मेन कहानी समझ में आनी चाहिए। क्लियर? समझ में आ रही है बात? करंट उस चार्ज के बराबर होता है जो किसी कंडक्टर से फ्लो होता है
1 सेकंड में। समझ में आ रही है बात? करंट इज इक्वल टू द चार्ज विच इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड। क्लियर? या ऐसे भी बोल सकते हो, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, वटे को पर बोलते हैं, पर अपॉन को पर बोलते हैं। चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर सेकंड यानी पर 1 सेकंड। समझ में आई बात? चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर सेकंड इज कॉल्ड करंट। क्लियर? ये ऐसे भी बोल सकते हैं, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकंड इज कॉल्ड करंट। दुनिया भर की डेफिनेशन बोली, आपको एक भी डेफिनेशन पल्ले तो नहीं पड़ी ना? है? बोल लोगे? बाकी का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता आपके दिमाग में, पर मैंने अलग अलग अंदाज में बोल के बताया। और आप लोग अलग अलग टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, किसी में कुछ भी मिले तो आपको क्लिक करनी चाहिए कि अच्छा जी मतलब वो तो है, अच्छा। क्लियर? और समझ रहे हैं ना? अपने मन से डेफिनेशन धकेल देना, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, गलत थोड़ी है कोई। क्लियर? तो एक बार मैं लास्ट शॉर्ट एंड स्वीट बोल रहा हूं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, या द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड करंट। इट्स यूनिट इज कूलम पर सेकंड या फिर एम्पियर। क्लियर? अगली बात, करंट जो होता है बेटा, करंट एक अपवाद है। अपवाद समझते हो? अपवाद जो लीक से हटके चले। कुत्ते की प्रवृत्ति भौंकने की होती है। अब मान के चलो एक कुत्ता है सो जो भौंकता ही ना ने, तो वो कुत्तों के नाम पे कलंक है, अपवाद है वो। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सिमिलरली हमें मालूम है वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। सही बोल रहा हूँ? उन्हें वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन करंट अपवाद है। करंट जो है एक्सेप्शनल केस है। ये करंट जो होता है इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। करंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसके बावजूद भी हम लोग इसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। कैसी क्वांटिटी बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा के सारे लॉज को फॉलो नहीं करता है। क्लियर? करंट जो होता है वो वेक्टर अलजेब्रा के सारे लॉज को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम लोग उसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। एक और बात, थोड़ा सा अगर मैं और डिटेल में जाऊं, अगर मान के चलो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है ना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज द करंट, ऑप्शन नंबर ए वेक्टर, ऑप्शन नंबर बी स्केलर, है ना, ऑप्शन नंबर सी टेंसर और डी नन ऑफ दीज। तो अगर टेंसर दे तो फिर आप टेंसर लगाना। टेंसर इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। क्लियर? जो क्वांटिटीज ना वेक्टर क्वांटिटी होती है ना स्केलर क्वांटिटी होती है, उन्हें हम लोग टेंसर क्वांटिटीज में काउंट करते हैं। राइट? अगर टेंसर ऑप्शन दिया हो तो फिर टेंसर करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि मोस्ट करेक्ट आंसर वही है। लेकिन अगर, क्योंकि टेंसर वेंसर आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, हायर स्टडी में पढ़ा जाता है वो सब चीज़ें, तो टेंसर हमारे सिलेबस में अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग स्केलर क्वांटिटी पे आंसर लगाएंगे। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। भाषा समझ में आ रही है? क्योंकि 12th बोर्ड तक का जहाँ तक का सवाल है स्केलर में ही खेल हो जाता है। सीबीएसई बोर्ड वाले ध्यान रखना, अगर स्टैंडर्ड बढ़ाया तो टेंसर यूज़ कर सकते हैं वो लोग। क्लियर है? तो आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, जैसा भी आप अपना लिखना चाहें। समझ गए ना इतनी बात मेरी जो मैंने बोली है? क्लियर? तो करंट किसी ने बोला तो आप चिपका दोगे, तो जल्दी से फटाफट पढ़ लो इसे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी लोगों ने करंट की डेफिनेशन पढ़ ली होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब आगे देखिए। अब आप एक बात बताओ यारो, I बराबर Q अपॉन टी लिखा हुआ है, ठीक है? I बराबर Q अपॉन टी लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ, इस फॉर्मूले को डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग इसे ऐसे लिख देते हैं dQ अपॉन dt। और बदलना चाहो तो Q चार्ज है। आप लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा था, याद है? लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इन नेचर चार्ज इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, अगर याद हो तो Q का फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर NE अपॉन टी टाइम हो गया। तो ये भी काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हम लोग बना सकते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर? आगे बढ़ जाऊँ मैं? आगे बढ़ जाऊँ? अच्छी बात है, आप महान बच्चे हैं, आप धन्य बच्चे हैं। आगे बढ़ता हूँ। अगर ये सारी कथा आप लोगों को समझ में आ रही है तो फिर मैं अगली बात पे आता हूँ। और अगली बात भी जो है वो कहीं ना कहीं मैं आपको चैप्टर 2 में बता चुका हूँ। आप लोग बताओ जरा, मैं चेक करना चाहता हूँ। अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी? अच्छा, इस तरफ ही होगी। पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन ऐसे ही होगी। इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे तो करंट, तो क्या कर रहे हो सेवा, ऐसे होगा। करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज की हमेशा अपोजिट होती है। ये बात चैप्टर 2 में बताई थी, आपको याद है? तो सेम टू यू यहाँ लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। पॉजिटिव चार्ज अगर इधर जाएंगे
तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन इधर ही होगी। समझ में आ गई बात सभी को? क्लियर है? ये सब पिछले चैप्टर में भी बता चुका हूँ। नेगेटिव चार्ज अगर इधर जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। जो बोला आपको पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, पड़ गया पल्ले, तो जल्दी से इसके बाद नोट दिए हुए हैं, फटाफट पढ़ लो, फिर आगे बढ़ूंगा। मैं उम्मीद करता हूं सभी का हो गया होगा। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे, अगर किसी ने पूछ लिया कि भैया करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो मुझे मालूम है करंट का यूनिट एम्पियर है, एम्पियर है तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पियर का ए होता है। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ? हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये पूरी कथा समझ में आ गई है तो अगली बात पे आता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मुझसे कहा जा रहा है कि मैं 1 एम्पियर का डेफिनेशन बताऊं। काय का डेफिनेशन बताऊं बेटा? 1 एम्पियर का डेफिनेशन बताऊं। तो आइए, मैं ये जानता हूं करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। और भैया मैंने पढ़ा लिखा के आपको इतना बड़ा कर दिया, अब डेफिनेशन मैं नहीं बताऊंगा, अब आप लोग बताएंगे, ठीक है? मैंने खूब डेफिनेशन सिखाई है आपको। पट्ठन ने मोते I बराबर 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछी है, जो कह रहे हो 1 एम्पियर की डेफिनेशन बता दो। तो भैया मैं ज़्यादा पढ़ो लिखो नाने, मुझे मालूम है I बराबर 1 लानी है, तो Q बराबर 1 माननी पड़ेगी, Q बराबर 1 कूलाम और T बराबर 1 सेकेंड। सही जा रहा हूँ मैं? बोलो भाऊ, हाँ सही जा रहा हूँ? दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर रख रहा हूँ। तो I बराबर Q की जगह 1 कूलाम अपॉन टाइम की जगह 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, तो 1/1 1 होता है कूलाम पर सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड बराबर एम्पियर होता है, तो कूलाम पर सेकेंड की जगह एम्पियर। तो करंट 1 एम्पियर कब आया? जब आपने ये कर्म करे। बोलो, जब आपने ये कर्म करे। तुमने कहा कर्म कर दे, ऐसे तुमने कहा कर्म कर दे, तुमने क्या किया? 1 कूलाम चार्ज फ्लो किया, काय में फ्लो किया, काय में फ्लो हो रहा है चार्ज, काय में फ्लो हो रहा है? कंडक्टर में है ना। कंडक्टर में 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने टाइम में? 1 सेकंड में। तो जब किसी कंडक्टर से कम ऑन बोलो, नहीं आई, फिर से बोल रहा हूं, साथ में बोलना, फिंगर पे ध्यान देना। जब किसी कंडक्टर से कम ऑन 1 सेकंड में 1 कूलाम का चार्ज फ्लो होता है, तब उसमें बहने वाला करंट 1 एम्पियर कहलाता है। क्लियर? समझ में आई बात? फिर से देखें। when 1 coulomb charge is flowing through a conductor in 1 second, then the current flowing in that conductor is said to be 1 ampere. क्लियर? यानी जब किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में 1 कूलाम का चार्ज फ्लो होता है तो उस कंडक्टर में बहने वाला करंट 1 एम्पियर कहलाता है। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? If 1 coulomb charge is flowing through a conductor in 1 second, then the current flowing in that conductor is called 1 एम्पियर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके दिमाग में अटक गई होगी। अटक गई नहीं, अटक गई। तो जल्दी से पढ़ लो फटाफट इसे। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने जो है दैट इज करंट डेंसिटी। डिफाइन करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो सभी लोग ध्यान देंगे, करंट डेंसिटी को हम लोग लेटर J से डिनोट करते हैं। काय से डिनोट करते हैं बेटा? J से। तो करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय द लेटर J और इसका फॉर्मूला होता है J बराबर जाइए, J बराबर जाइए। क्लियर? तो J बराबर जाइए। क्लियर है? I यहाँ पर करंट है, करंट का यूनिट एम्पियर। A यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। एरिया मीटर स्क्वायर में नापा जाता है ना। बोलो, तो किसी ने पूछ लिया करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या बोलेंगे बेटा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकालते हैं लगे हाथ। एम्पियर का डायमेंशन फॉर्मूला A, मीटर लेंथ होती है। बोलो भैया, मीटर लेंथ होती है तो लेंथ का L, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, L की पावर 2 ऊपर ले जाऊंगा तो ये L की पावर -2 हो जाएगी और A एज इट इज। तो ये क्या आ गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। किसी ने पूछ लिया करंट डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो चिपका दोगे। समझ में आया कैसे आया? ओके। एक और बात, इसकी डेफिनेशन बनानी है हमें, तो फिर से बनाते हैं डेफिनेशन। अगर मैं यहाँ A बराबर 1 मीटर स्क्वायर रख दूँ,
तो J बराबर क्या हो जाएगा I/1। क्लियर? तो सुने भैया, इसकी डेफिनेशन को समझाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। ये देख रहे हो आप, वैसे तो ये सब बातें आप लोगों ने 11th में भी पढ़ी होंगी, पर नहीं पढ़ी तो आज समझ लें। ये जो आप देख रहे हो, ये सपोज करिए ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है। इस पूरे कंडक्टर का एरिया कुछ और होगा, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सबसे पहले तो जब वर्ड को मतलब समझो, क्रॉस सेक्शन। सेक्शन माने किसी चीज़ को काट देना, तोड़ देना, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना, दैट इज कॉल्ड सेक्शन। क्रॉस समझते हो? जैसे ये एक चीज़ है, ये एक तलवार है, तो क्रॉस ऐसे ही तो बनेगा, यूँ, समझ गए? अब इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा? क्रॉस सेक्शन यानी क्रॉस बन जाए और ये टुकड़ा आ जाए। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो जब मैं इसको ऐसे काटूंगा, आपको क्या लगता है, ये अगर मैं इसे ऐसे काटूंगा तो ये कट जाएगा? कट जाएगा मेरे हाथ से? कटेगो कैसे नहीं है? ले अभिषेक जी, ले कटेगो, देख ले। क्लियर? समझ रहे हैं मेरी बात को? तो माइंड इट, सब लोग ध्यान दें। जैसे ही मैंने इसे ऐसे काटा, माइंड इट, है ना, काटा, तो काटने के बाद मुझे ये टुकड़ा मिला, तो इसका ये जो एरिया है ना, ये इसको बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ में आ रही है बात? मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि लेंथ के परपेंडिकुलर जो एरिया होता है उसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। जैसे ये है, तो इसके परपेंडिकुलर यही वाला तो एरिया होगा, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिगर में दिखाता हूं। ये पूरा कंडक्टर है, तो ये जो लेंथ है, तो लेंथ के परपेंडिकुलर यही तो हुआ, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सब सेम होंगे। इसी तरीके से इसको भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल सकता हूँ, ये भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल सकता हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ में आता है, क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप लोग समझ गए हैं तो गौर से देखिए। किसी ने पूछा करंट डेंसिटी क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे द करंट फ्लोइंग, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लोइंग अपॉन को पर बोलते हैं, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1। 1 को यूनिट भी तो बोलते हैं, तो इसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बोला भैया? तो मैं पूरा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लें आप लोग। करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। क्लियर? अगेन आई रिपीट, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। क्लियर? लास्ट टाइम फिर से बोल रहा हूं, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। एक बार फिर से, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर J. Its unit is ampere per meter square. Its dimensional formula is this. Hope you understand. ध्यान रखना, करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की होती है। आप बोलते हो ना, जहां जहां पॉजिटिव चार्ज होता है वहीं करंट की डायरेक्शन होती है, और वहीं करंट डेंसिटी की भी डायरेक्शन होती है। क्लियर? कोई पूछे करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ होती है, तो बोलना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। समझ में आ रही है बात? या फिर पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में होती है। क्या मैं उम्मीद करूं आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्लियर? तो जल्दी से फटाफट करंट डेंसिटी पढ़ लो नोट्सों में। इसके बाद बेटा हमारे सामने एक न्यूमेरिकल दे रहा है, उसमें कह रहा है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कंडक्टिंग वायर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा बोल रहा है वो हमको, ठीक है। और आगे कह रहा है एंड 6.25 इंटू 10 टू द पावर 15 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 15 इलेक्ट्रॉन पास थ्रू इट पर सेकेंड, पास थ्रू इट पर सेकेंड। अच्छी बात है, पर सेकेंड। अब यार बताऊंगा इसका मतलब क्या है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट नंबर 1 करंट फ्लोइंग इन द वायर, करंट फ्लोइंग इन द वायर पूछ रहा है आपसे। दूसरा आपसे पूछ रहा है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को हम लोग J से डिनोट करते हैं, राइट। ये दो चीजें हमसे वो जानना चाहता है, क्लियर है भैया। और E की वैल्यू दे रहा है, भला इंसान है, एहसान कर रहा है आप पे, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। क्लियर है बॉस, ये सारी कहानी आपको दे रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन को समझो पहले। वो कह रहा है एक कंडक्टर है, ये मैंने थोड़ा सा कंडक्टर बना दिया, ये बना इसलिए रहा हूँ जिससे आप सवाल को थोड़ा बेहतर समझ पाएँ, ठीक है। कंडक्टर का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जाए चमका तू पहले तो 0.1, ठीक है, सेंटी, तो
पढ़ाया था मैंने स्टार्टिंग में, डेसी सेंटी मिली माइक्रो। सेंटी कितना होता है 10 की पावर -2, मीटर बेसो की बेसो स्क्वायर। बोला भैया क्लियर है खेल, चलन दो डील। हाँ बात समझ में आ रही है यहाँ तक सभी को? तो फाइनली इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ, तो 0.1 इंटू ये ब्रैकेट खोलूंगा, 10 की पावर -2 का स्क्वायर करूंगा, तो पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 10 की पावर -4 हो जाएगा। बोलो भैया दिखाई दे रहा है सभी को प्रॉपर ऑन द बोर्ड? हाँ ओके। और मीटर के लिए भी स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सभी को? बोलो ओके। तो उसने बोला ये जो कंडक्टर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपना ये आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 15 इलेक्ट्रॉन, यानी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 15 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया। और कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, 1 सेकंड में, है ना। उसने ये बोला था कि भैया ये जो कंडक्टर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है और इस कंडक्टर से 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 15 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। पर सेकेंड को मतलब 1 सेकेंड। समझ में आ रही है बात? 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। तो कह रहा है इस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो बता दो और करंट डेंसिटी बता दो। ई की वैल्यू उसने आपको दी है तो चमका दो। अब कहा हो पहला आई बराबर, मैं ज्यादा पढ़ो लिखो ना, मैंने बचपन में आई बराबर क्यू अपॉन टी पढ़ो, तो आई क्यों थी? बोलो भैया सीन क्लियर है? क्यू के मोए दूर दूर न दर्शन ना है रे, पर मोए एन दिख रहा है तो मैंने पढ़ो तो क्यू बराबर एन ई बटे टी। बोलो भैया बोलो। अच्छा इतने ही समझ में आ रही है। अब मुझे एन की वैल्यू तो देखो आई बराबर एन की वैल्यू ये रही 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 15। ई की वैल्यू पट्टन ने दी है। वैसे ई की वैल्यू नहीं भी देता तो आपको पता होना चाहिए था, चैप्टर 1 में पढ़ा था ना फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया टी। टी की वैल्यू कितनी है 1। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? मैंने जितना भी बोला अभी तक सीन क्लियर है सभी को? इस पूरी कथा को जब आप सॉल्व करेंगे तो योर आंसर वुड बी आई इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -3 एम्पियर। दिस वुड बी योर आंसर। सीन क्लियर है भैया? ये आ गया हमारा कौन? करंट आ गया। अब हमें निकालना है करंट डेंसिटी। तो भैया आप ही बताओ करंट डेंसिटी को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं हम लोग? करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं, जे से। तो दूसरा फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं यहां पर, 1 मिनट सेकेंड। जे बराबर आई अपॉन ए, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था ना, जे बराबर आई अपॉन ए। बोलो भैया आई की वैल्यू तो अपनी ये आ चुकी है 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और आप लोगों को दिखा दूं ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये रहा हमारे पास 0.1 इंटू 10 टू दी पावर -4। बोलो भैया तो एरिया की जगह मैं क्या रख दूंगा यहाँ पर 0.1 इंटू 10 टू दी पावर -4। बोलो भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ 10 की पावर -4 ऊपर जाओ तो प्लस को 4 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है भैया सही जा रहा हूँ? तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो 4 - 3 1, 10 की पावर 1 बचा केवल अपॉन में 0.1, डेसिमल हटेगो 0 बढ़ेगो कि नहीं बढ़ेगो? तो करंट डेंसिटी कितनी आ गई हमारी भैया? जे बराबर 100। समझ में आई बात सभी को? 100 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर क्यों लिखा समझ में आया? करंट की यूनिट एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी सभी को। फटाफट इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो भैया इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम सभी लोग जानेंगे ध्यान से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, पुरानी सारे कॉन्सेप्ट लग जाएंगे। पुरानी चीज़ें क्लियर है ना? सारे पाप क्लियर है ना आपके पुराने? बताइए ना जरा ओरली। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर जहाँ में कोई नेगेटिव चार्ज धरो तो ये कितको जातो? जातो नहीं जातो। क्लियर है? गुड, अच्छे बच्चा हो, ऐसी बात ना ने हाल लपक जातो। तो सुने भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताओ, मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले आप लोग मेरी दुकान पे मार्कर खरीदने आए थे, याद है आपको?
मैंने आपको मार्कर दिया था, आपने पूछा कितने का है, मैंने बोला 5 रुपए का है। तुम ठहरे सियाने, तुमने कही 3 रुपया ले लो, कही थी, मैंने कहा ना ले रहा 3 रुपया, तो आपने कही आपकी न मेरी, 4 में मामला फिट कर लो। बोले भैया सही बोल रहा हूँ, क्लियर। तो मैंने बताया था जब हमारे पास देखो भी मार्कर के दो दाम हो गए, एक वो जो मैंने बताया दैट वाज 5 रुपीज़, एक वो जो आपने तय किया दैट वाज 3 रुपीज़। फिर आपने बोला आपकी न मेरी 4 ले लो, तो ये जो आपने बोला ना आपकी न मेरी 4 ले लो, यानी जाने अनजाने आपने एवरेज निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया। यानी आपने क्या किया 5 + 3/2, 5 और 3 8/2, 2 4 8, तो आंसर 4 आ गया है ना। तो आपने जो बोला ना आपकी न मेरी 4 ले लो, तो आपने ये एवरेज वैल्यू निकाल दी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारे पास एक ही चीज़ की 2 वैल्यू हो गई, जैसे मार्कर की 2 वैल्यूज़ हो गई, तो हम लोग करेक्ट वैल्यू पे पहुंचने के लिए उसका एवरेज निकाल लेते हैं। समझ में आ रही बात। तो एवरेज कब निकालते हैं, जब हमारे पास एक ही चीज़ की 2 वैल्यूज़ हो जाती हैं तो हम उसका एवरेज निकाल लेते हैं। जो बात बोली आपको पल्ले पड़ी कि नहीं आई, आ गई, चलो अच्छी बात है, आप महान बच्चे हैं, आप धन्य बच्चे हैं। तो फिर आगे की बात समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आप गौर से देखिए, जो चीज़ें बता रहा हूँ बहुत ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये कंडक्टर है बेटा, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में मैंने ये सेल लगा दिया, ठीक है। आज एक बात और जान लें, रोज़ रोज़ ये चीज़ें नहीं बताऊंगा, ये सब चीज़ें वैसे तो आपको पहले से पता होनी चाहिए थी। अगर कोई चीज़ ऐसे जुड़ी हुई है, ये इसको बोलते हैं सेल, ठीक है, ओके। और अगर ये ऐसे बना हुआ है, मतलब एक से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं, बैटरी। सेल और बैटरी में फ़र्क होता है। फ़र्क क्या है, मतलब आप लोग किताबों में देखोगे सेल भी लिख सकते हैं, बैटरी भी लिख सकते हैं, चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। पर वैसे अगर कोई बात फ़र्क की ही करे कि क्या फ़र्क है, तो बोलना कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज़ कॉल्ड बैटरी। बैटरी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सीन क्लियर है। बाकी का हम जाइए सेल बोल देते हैं, जाइए बैटरी बोल देते हैं, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात ना आने। पर फिर भी बात अगर मुद्दे की आ जाए कि भैया कौन सा सेल है और कौन सी बैटरी है, क्या फ़र्क होता है इनमें, तो बोल देना उसको कि भैया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज़ कॉल्ड बैटरी, क्लियर। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी इज़ कॉल्ड बैटरा। ट्रक में लगा तो है ना बैटरा, क्लियर। खैर ये तो फालतू की बात होगी, पर मेरी बात समझ में आ रही है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज़ कॉल्ड बैटरी। सीन क्लियर है, समझ में आ रही है बात सभी को, अच्छी बात है। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो फिर गौर से देखें। अच्छा हाँ, एक बात और, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ना जानने तो जानने। जो बड़ा डंडा होता है तो पॉजिटिव होता है, छोटा डंडा होता है जो नेगेटिव होता है। बताओ काका पढ़ाना पड़ रहा हूँ मुझे, क्लियर। ये सब तो जानते हो गए हैं, जो ये बड़ा डंडा पॉजिटिव और छोटा डंडा नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। और करंट का जो फ्लो होता है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट शुरू होगा और नेगेटिव की तरफ आएगा, क्लियर। ये बात ध्यान रखना, ये बार बार नहीं बताऊंगा, क्लियर है। ये सब चीज़ें आपको 9-10 से पता होनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। खैर, तो इधर देखो ध्यान से, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में मैंने ये सेल जोड़ रखा है। कंडक्टर है तो कंडक्टर छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा, बना होगा नहीं बना होगा, बना होगा। तो ये मैंने नैनी नैनी एटम बनाए थे, नैनी नैनी, दीज आर द नैनी नैनी एटम, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है कोई माइकल लाल आप में जो मुझे ये बता सके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की तरफ होती है? बता दो, इशारे से बता दो। पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव? पॉजिटिव टू नेगेटिव, समझ गए ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। वैसे भी आपको दिख रहा है करंट ऐसे फ्लो होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही होगी, क्लियर, ऐसे होगी। समझ में आ रही है बात सभी को, क्लियर है। यानी मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है विद द हेल्प ऑफ बैटरी या विद द हेल्प ऑफ सेल। सीन क्लियर है भैया? अच्छा, जब मैंने इस कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो भैया ये एटम है छोटे छोटे, और मैं जानता हूं एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होवे हैं कि नहीं होवे हैं। थोड़ा और डिटेल में लाता हूं, ये गोला आवार बनावेंगे, ठीक है। एटम के अंदर छोटे छोटे ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर छोटे छोटे एटम होते हैं। ये मैंने छोटे छोटे एटम बना दे, ये वही है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। समझ में आ रहा होगा तो, क्लियर है, समझ में आ रही है बात, क्लियर है ना। ये कंडक्टर है। अब क्या हुआ, जब मैंने सेल नहीं जोड़ा था, सेल कनेक्ट नहीं है, तब ये छोटे छोटे एटम ऐसे अरेंज थे। लेकिन जैसे ही मैंने सेल लगा दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो मुझे मालूम है पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना।
और जैसे ही ऐसा फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये सब इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। किस तरीके से अरेंज हो जाएंगे मैं दिखाता हूँ आपको। ये सब ऐसे अरेंज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है सभी को? सब में पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। कहानी समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? बोलो भैया, आप मुझे बताओ, हर एटम में पॉजिटिव इस तरफ ही क्यों है समझ में आया, और नेगेटिव इस तरफ ही क्यों है समझ में आया? क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। सीन क्लियर है या नहीं है? बोलो भैया क्लियर। आ जा फिर। अब ये क्या है, जैसे ही मैंने इस कंडक्टर पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये जो छोटे छोटे एटम्स हैं इनके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्लियर? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाता तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कत्तोगा नहीं कत्तो ना, तो जाके वेलोसिटी कितने होती 0। धरो रे तो चुप्पे चाप है। क्लियर? लेकिन जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो तो जो इलेक्ट्रॉन भर के भजन लगेगो यानी भगन लगेगो। क्लियर है? भगेगो कि नहीं भगेगो तो जाकी वेलोसिटी 0 ही रहेगी, बढ़ जाएगी तो जाकी वेलोसिटी बढ़ के v है गई। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले वेलोसिटी कितनी थी? हाँ 0। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई? v। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई फिर इसकी? एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 0 + v/2। बोलो भैया। और इसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आई बात? क्लियर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सफिक्स में डी लगाए, v तो वेलोसिटी होता ही है, आप जानते ही हो, सफिक्स में डी लगा दिया यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं बेटा? vd से। कहानी समझ में आ रही नहीं आ रही? तो सुनिए आगे। तो कोई अगर वन वर्ड में पूछे आंसर कि भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, कछु नहीं, एवरेज वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी है ना? तो अब हम थोड़ा सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। लिसन, जब किसी कंडक्टर को अर्ज किया है, जब किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात? है ना? जब किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तब कंडक्टर के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन बोले तो नेगेटिव चार्ज है ना, तब कंडक्टर के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक डेफिनेट एवरेज वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं। इसी डेफिनेट एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। कहानी समझ में आई? अगेन आई रिपीट, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर moves in the opposite direction of external electric field with a definite average velocity. This definite average velocity is called drift velocity. समझ में आई बात? क्लियर है? Again I repeat, when a conductor is placed in the external electric field, then the electron inside the conductor moves in the opposite direction of external electric field with a definite average velocity. This definite average velocity is called drift velocity. It is denoted by the letter Vd. समझ में आ रही है बात? कहानी क्लियर है? एक बार लास्ट फिर से बोल रहा हूँ, फिर आपसे सुनूंगा। क्लियर? When a conductor is placed in the external electric field, then the electron inside the conductor moves in the opposite direction of external electric field with a definite average velocity. This definite average velocity is called drift velocity. क्या मैं उम्मीद करूँ कि हम लोग समझ गए? जल्दी से फटाफट अपने नोट्सों में पढ़ लो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ ली होगी बेटा। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।